हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लेक्चर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो क्लास को शुरू करने से पहले हम आज का मोटिवेशनल थॉट देखते हैं कि टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड टुमारो यू वांट। यानी कि आज ही वो मौका है, आज ही वो अपॉर्चुनिटी है कि तुम अपना वो कल डिजाइन कर पाओ जो तुम चाहते हो। तुम क्या चाहते हो? कल क्या चाहते हो? तुम्हारे भविष्य में, तुम्हारे कल में क्या हो? तुम चाहते हो कि मैं एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढूं, मैं एमबीबीएस की डिग्री करूं, कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई करूं, अपने दोस्तों के साथ मस्ती करूं, अच्छे अच्छे दोस्त बनाऊं, बहुत कुछ अपनी हॉबीज एक्सप्लोर करूं। काफी कुछ हमारे ड्रीम्स होते हैं, है ना? वो सब अगर तुम्हें करना है तो उसको करने के लिए, वो कल डिजाइन करने के लिए, वो कल ऐसा हो उसके लिए तुम्हें आज मेहनत करनी होगी। आज ही वो अपॉर्चुनिटी है। और अगर तुमने आज ये अपॉर्चुनिटी गवा दी ना, तो मैं बता रही हूँ, ये जो सपने में सोच रखा है ये कभी नहीं होगा अगर तुमने ये आज की अपॉर्चुनिटी गवा दी। तो स्टार्ट डूइंग वर्क इन योर प्रेजेंट। ठीक है? अपना टाइम वेस्ट करना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो, तभी जाके कुछ इंप्रूवमेंट हो पाएगा। ठीक है? ओके, चलो अब क्लास को शुरू करते हैं सेंटर ऑफ मास की। तो सेंटर ऑफ मास पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है? सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से क्या समझ में आता है तुम्हें? पता है, सेंटर ऑफ मास हमने अपनी डेली लाइफ में भी बहुत देखा होता है। सेंटर ऑफ मास का मतलब ये है कि अगर कोई बहुत बड़ी सी बॉडी है तो हमें एक पॉइंट ऐसा माने जहां पर उसके ऊपर सारा, उस पॉइंट पर सारा उसका मास होगा। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? तो तुम एक बात देखो कि हम फिजिक्स के जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं उसमें हम सब चीज क्या करते हैं? पॉइंट मास मान लेते हैं। क्या मानते हैं? पॉइंट मास। ठीक है, चलो पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी बॉडी इज द पॉइंट। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास क्या है? एक पॉइंट है, पहली बात। ठीक है? ये वो पॉइंट है जहां पर, ठीक है, पहले यहाँ पे इसे बना देते हैं। सेंटर ऑफ मास क्या है? एक पॉइंट है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर टोटल मास ऑफ द बॉडी इज कंसंट्रेटेड। जहां पर सारा जो मास है बॉडी का वो क्या रहे? कंसीडर्ड किया जाता है, कंसीडर्ड टू बी कंसंट्रेटेड। ठीक है? एक पॉइंट है जहां पर सारा टोटल मास जो है वो कंसीडर्ड किया जाता है कि वहां पर सिचुएटेड है, सारा मास वहां पर है। अच्छा, आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? तो अगर देखो कोई पॉइंट मास है, ठीक है, ये मैंने कहा कि ये पॉइंट मास है कोई, ठीक है, इतनी सी बिंदी जैसे छोटा सा, कोई बहुत छोटा सा पत्थर ले लो, तो वो सारा वो उतनी ही पत्थर है, वो पॉइंट के बराबर हो अगर उतना ही है, तो ये अगर एक पॉइंट मास है तो इसका सारा का सारा मास तो फिर यही है। ठीक है? तो पॉइंट मास है। हम फिजिक्स के जितने भी कैलकुलेशन करते हैं, जो भी सॉल्व करते हैं, जो भी कॉन्सेप्ट निकालते हैं, फोर्स वोर्स, ये सब चीजें, इन सब में हम क्या करते हैं? बड़ी बड़ी बॉडीज को भी पॉइंट मास मान लेते हैं। यहाँ तक कि अगर तुमने ग्रेविटेशन वगैरह भी कभी पढ़ा हो, सुना हो, तो तुमने देखा होगा कि अर्थ को, अर्थ जो कि इतनी बड़ी है, उसको भी पॉइंट मास मान लेते हैं, है ना? ऐसे करते नहीं कि ये सन है, ये अर्थ है, देखो ऐसे घूम रही है, ऐसे कर लेते हैं। तो जब एक अर्थ को ऐसे छोटा सा पॉइंट मास मान लिया है, तो इसका मतलब क्या है? क्या अर्थ का इतना सारा मास एक पॉइंट पर? हाँ, अर्थ का ये सारा मास वहां पर एक पॉइंट पर। ऐसी कोई बड़ी सी बॉडी हो, उसका सारा मास एक पॉइंट पर। ठीक है? तो अगर जैसे हमारे पास कोई बड़ी सी ऐसे ऐसे, मैंने इरेगुलर सी शेप की बॉडी ले ली, ठीक है, ये एक इरेगुलर शेप्ड बॉडी है, कोई भी इरेगुलर शेप्ड बॉडी। ठीक है? तो अब इसका जो सारा मास है, एक्चुअली वो सारा मास तो इस पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इस पूरे पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है? तो मुझे अगर ये पता करना है कि भाई इसके ऊपर mg लगेगा कि नहीं लगेगा, तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर क्या होगा कि इसका सारा मास कंसंट्रेटेड होगा। मैंने मान लिया कि ये है इसका सेंटर ऑफ मास। ठीक है? तो यहां पर क्या होगा कि ऑल या फिर टोटल मास, ठीक है, टोटल मास हम इस जगह पे कंसंट्रेटेड मान लेंगे, टोटल मास कंसंट्रेटेड। अब यहां पर अगर कंसंट्रेटेड है तो अगर मुझे mg लगाना है, कि मैंने कहा कि भाई इस पे mg लगेगा, अर्थ जो फोर्स लगाती है उसी को तो mg बोलते हैं, तो अगर हमने कहा कि हम mg देखें तो हम क्या करेंगे भाई? हम इसी पर mg लगाएंगे, इसी पॉइंट पर mg लगाएंगे। ठीक है? इसी पॉइंट पर हम mg लगाएंगे। तुमने अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ा हो, मैंने पढ़ाया था तुम्हें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, तो मैंने बताया था हर बॉडी का एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। कभी भी हम कोई भी स्टडी कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि उस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है?
उस बॉडी पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे दिखाए जाते हैं उस पे, ऐसा डायग्राम बनाते हैं। तो अब सारे फोर्सेस जो लग रहे हैं वो कहाँ लग रहे हैं, तो वो सारे फोर्सेस कहाँ लग रहे होते हैं, सेंटर ऑफ मास पे ही लग रहे होते हैं। तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहां पर सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। जितने भी फोर्सेस अगर लग रहे होते हैं वो सारे फोर्सेस हम ये मानते हैं कि उसी पॉइंट पर लग रहे हैं, ठीक है। अब ये इतनी बात क्लियर हो गई, तो हम क्या मानते हैं कि ऑल द फोर्सेस, if forces are acting on the body then all those forces are acting on that center of mass, ठीक है। सारे फोर्स उसी सेंटर ऑफ मास पर लग रहे हैं, क्लियर है इतनी बात। तो अब हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, यानी कि मेरे पास दो पार्टिकल्स दे रखे हैं। अभी मैंने ये जो ऊपर लिया था ये क्या था, एक रिजिड बॉडी थी कोई, ठीक है, उसको ले लिया था मैंने। लेकिन अभी मैं ये मानूं कि अगर मेरे पास कोई दो पार्टिकल्स हैं तो उनके केस में क्या होगा। जैसे मैंने कहा कि एक पार्टिकल ये रहा और एक पार्टिकल हमने कहा ये रहा, ये दो पार्टिकल्स हमने बना लिए। अब ये दो पार्टिकल ऐसे इस प्लेन में रखे हैं तो ऐसे ऐसे तो रखे नहीं जाने देंगे, हम क्या करेंगे ऑब्वियसली फिर हम क्या कर लेते हैं कि एक्स और वाई एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई और ये मेरी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। अब जब तुमने भाई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाई है तो फिर अब ये जो मासेस रखे हुए हैं इन मासेस को चलो कह देते हैं ये m1 मास है और ये m2 मास है, ठीक है। तो अब मास है पॉइंट किसी पोजीशन पे किसी पॉइंट पे रखा होगा तो ऑब्वियसली इस पॉइंट के क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो मैंने कहा कि भाई x1 और y1 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जिस पॉइंट पर मास m1 रखा है, और x2 और y2 जो है वो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जिस पे मास m2 रखा है, ठीक है। अब कोई भी पॉइंट होता है तो उसका पोजीशन वेक्टर भी होता है। तो पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, ऐसा वेक्टर जो कि कहां से शुरू हुआ हो, ओरिजिन से शुरू हुआ हो और उस पॉइंट की तरफ डायरेक्शन करता हुआ हो, ठीक है। तो ओरिजिन से शुरू हुआ हो और उस पॉइंट की तरफ डायरेक्शन करता हुआ, ठीक है। इस तरह से ये मैंने क्या कर दिया, पोजीशन वेक्टर बना दिए। ये r1 वेक्टर हो गया, ये r2 वेक्टर हो गया, ठीक है। दरअसल हम क्या बता करने वाले हैं कि ये मास और ये मास अगर कोई सिस्टम है जिसमें दो पार्टिकल्स हैं, इन दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो अब मैंने ये अभी बेसिक डिजाइन बनाई है, अब मैं देखती हूँ कि इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। तो अब मैं मान लेती हूँ कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ है, मान लो वैसे इधर नहीं है, यहाँ है इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो अगर यहाँ है इसका सेंटर ऑफ मास तो मैंने कहा कि लो इसका हम इस सेंटर ऑफ मास का भी पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ मास है वो भी तो किसी पॉइंट पे रखा होगा, तो फिर भाई वो किसी पॉइंट पे रखा होगा तो चलो उसके भी कोऑर्डिनेट्स देख लो। तो मैंने कहा कि एक्स सी एम और वाई सी एम ये हो गया, और ये क्या है, सेंटर ऑफ मास। एक्स सी एम मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्स कंपोनेंट, ठीक है। वाई सी एम सेंटर ऑफ मास का वाई वाला कंपोनेंट, ठीक है। ओके, तो इसके पोजीशन वेक्टर का नाम हो गया आरसी। तो अब मुझे ये आरसीएम एक्ससीएम वाईसीएम ये सब कैलकुलेट करना है। अभी मैंने ये एक्स और वाई प्लेन के केस में ही लिया था, तो मैंने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स ही लिए। यही अगर ऐसा लेती मैं जिसमें तीनों एक्सेस को कंसीडर कर रही होती तो एक्स वाई जेड तीनों ले सकते थे, लेकिन अभी हम कॉम्प्लिकेट नहीं बना रहे हैं, सिंपल एक्स वाई से समझते हैं, ठीक है। तो अभी पहले इतना समझो कि भाई मेरे पास m1 मास था और m2 मास था जो कि x1 y1 और x2 y2 उसके कोऑर्डिनेट थे। अभी x और y को ध्यान नहीं देना है, m1 और m2, ठीक है। अभी क्या है कि इनके कोऑर्डिनेट्स r1 वेक्टर और ये r2 वेक्टर इनके पोजीशन वेक्टर है। तो अगर मुझे rcm निकालना है यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। क्या है ये, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अगर मुझे ये आरसीएम कैलकुलेट करना है तो मेरे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, m1 और उसका पोजीशन वेक्टर प्लस m2 और फिर उसका पोजीशन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये मेरा क्या फॉर्मूला आ गया जिससे मैं क्या निकाल सकती हूँ कि अपने पोजीशन वेक्टर के लिए हमने इसको यूज कर लिया, ठीक है। ये फिर टेढ़ा टेढ़ा सा हो गया है ना, टेढ़ा ही हो गया ये तो कोई बात नहीं है, समझ लेते हैं ऐसे। तो अगर देखो तुम थोड़ा सा तुमने वेक्टर की नॉलेज तुम्हारे पास हो तो तुम्हें एक बात चीजें याद होंगी थोड़ी, मैंने जो वेक्टर्स में पढ़ाई थी तो ये बिल्कुल वैसा ही है। r1 वेक्टर को अगर मैं वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकते हैं, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, ऐसे ही लिख सकते हैं या नहीं। r1 वेक्टर ये रहा, इसके x1 और y1 यही तो कोऑर्डिनेट्स हैं, तो x1 का मतलब ये हो गया यहाँ तक, ये x1 हो गया, ठीक है, और यहाँ तक ये y1 हो गया, ठीक है।
ये x1 और y1 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लिख दिया। ये तुम्हें सारा ओपन करना आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा ना तो वो कहीं से भी इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो x2 i कैप प्लस y2 j कैप, तो x2 मतलब ये हो गया x2, ये कंपोनेंट हो गया इसका, ठीक है। इतना ये x2 हो गया, और y2 अगर देखेंगे तो यहां तक दिस वन इज y2। क्लियर है इतनी बात? ओके। तो ये तो मैंने वेक्टर फॉर्म में लिख दिया है। अब ऐसे ही अगर मैं इसका बात करूं कि आरसीएम, तो आरसीएम का एक्स कंपोनेंट ये क्या हो गया इधर, तो इसका लिख देती हूं मैं इधर। तो ये इतना क्या होगा, ये एक्ससीएम, यानी कि सेंटर ऑफ मास क्या का एक्स कंपोनेंट, और ये ठीक है सेंटर ऑफ मास का वाई कंपोनेंट। अगर मुझे यही निकालना, अब मैंने सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर तो निकाल दिया, ठीक है। अब सेंटर ऑफ मास का मुझे क्या निकालना है, एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट निकालना है। तो फिर क्या करूं मैं, तो फिर मैं क्या करूंगी, सिंपल एक्सीएम फाइंड करना है। एक्सीएम है क्या, एक्सीएम, एक्सीएम इज एक्सीएम इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्स, एक्स वेक्टर ऑफ, या फिर कह सकते हैं कि वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो हम सिंपल अगर ये अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे करूंगी, m1 x1, ठीक है, प्लस, अच्छा ये तो वेक्टर वाली बात ही नहीं रखनी, ठीक है। अच्छा एक काम करती हूँ, पहले मैं लिख देती हूँ। तो एक्सीएम क्या है मेरा, कंपोनेंट ऑफ आरसीएम अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब अब मेरी भी पता है आदत सी ऐसी हो गई है कि जब तक मतलब मैं किसी चीज को उसके अंदर तक की सारी बात बता ना दूं ना, तब तक मुझे भी ऐसे बेचैनी सी होती रहती है, तो मैं लिख ही नहीं पाती आगे का। चलो अब क्लियर हो गया एक्सीएम क्या है। तो अब देखो m1 x1 प्लस m2 x2, ये लिख दिया अपॉन m1 प्लस m2, मतलब सारा मास, ठीक है। तो ये इस तरह से मेरे को एक फॉर्मूला मिल गया। मैं जितने डब्बे में बंद करती हूँ ना फॉर्मूले, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, इसीलिए बंद करती हूँ। ऐसे ही अब हम YCM की बात करेंगे, यानी कि ये क्या हो गया, कंपोनेंट ऑफ RCM अलोंग y एक्सिस, ठीक है, अलोंग y एक्सिस। यही अगर मेरा z एक्सिस भी ली होती, मैंने कंसीडर की होती, तो ZCM भी आ जाता, ठीक है। तो YCM इक्वल्स टू क्या हो जाता है, m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। क्लियर है इतनी बात? ओके। तो यही दो फॉर्मूले, ये फॉर्मूले हमने समझ लिए। अभी हम इनको इन पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, तब थोड़ा सा और अच्छे से समझ आएगा। अभी हमने यहाँ पे क्या किया, m1 और m2 जो हमारे मासेस थे वो ऐसे ही रैंडमली रखे हुए थे xy प्लेन में। अब मैं क्या कर रही हूँ कि इन जो मासेस हैं, इफ टू पार्टिकल्स आर प्लेस्ड एट x एक्सिस ओनली, ठीक है। अब ये हमारी जो दो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस पे ही रखे होंगे। तो ये हो गया m1 मास और ये हो गया m2 मास, और मान लेते हैं इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब मतलब एक्स वाई के बीच में नहीं रखे, एक्स वाई एक्सिस जो थी, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, इनके बीच में रैंडमली नहीं रखे। अब ये दोनों पार्टिकल्स जो है वो उठा के मैंने कहा रख दिए, एक्स एक्सिस पर ही रख दिए। तो मतलब वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट खत्म हो गया। अब तो सिर्फ एक्स एक्सिस वाली बात है। तो यहां से लेके यहाँ तक का इसका कितना होगा, x1, ठीक है, और यहां से लेके यहाँ तक दिस इज x2, ठीक है। x1 और x2 हो गए। अभी हम अगर सेंटर ऑफ मास के लिए हम लिखेंगे तो ये क्या हो गया, XCM। तो XCM को अगर मुझे यहाँ से कैलकुलेट करना हो तो मैं कैसे लिख दूंगी, ऑब्वियसली m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m, ठीक है। यही हो गया, समझ में आ गया। ये तो हमने अभी ऊपर ही किया था। इसी तरह से धीरे धीरे लेके जाऊंगी मैं तुम्हें, ताकि अंडरस्टैंडिंग बनती रहे तुम्हारी। फिर उसके बाद क्या होगा कि अगर इफ वन पार्टिकल इज एट ओरिजिन, मतलब यही सिस्टम यही है बिल्कुल, इसी को उठा के ये पार्टिकल्स इस मान लेते हैं कि ओरिजिन यहां ना हो के अब की बार ओरिजिन है ऐसे, तो ये चीज स्ट्रक्चर ऐसा ही बन जाएगा। तो अब ऐसे केस में क्या होगा कि अब तुम देखो कि अगर मैं ये ओरिजिन जो मैंने यहाँ पे बनाई थी, ये ओरिजिन जो है वो अगर यही ओरिजिन यहाँ हो जाए, ये ओरिजिन हो जाए, मतलब m1 जो है वो ओरिजिन पे ही रखा हो, तो क्या होगा, x1 जो है वो तो खत्म हो गया, x1 जीरो हो गया। तो ऐसे केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, x1 तो जीरो हो गया, और x2 अब मैं मान लेती हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दैट इज x2 को मैंने क्या कर दिया है, x के बराबर, और ये मेरा सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस दिस इज
xcm, ठीक है। x2 जो कि ओरिजिन से m2 मास तक की डिस्टेंस थी, अब वो मैंने x मान लिया सिर्फ, तो xcm इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m1 और x1, ठीक है, प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे ही तो लिख रहे थे हम, बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। अब x1 मेरा क्या है 0 प्लस m2 और ये x है अपॉन m1 प्लस m2, तो इस तरह से मुझे xcm मिल जाता है m1 m2x अपॉन m1 प्लस m2। यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की तरह बनके आ गया है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनके आ गया है, ठीक है। तो ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि अगर, अब तुम ध्यान से देखो इस फॉर्मूले को, कि अगर कोई दो पार्टिकल्स हैं और मैं मान लूं कि ऐसे इनमें से एक पार्टिकल सेंटर पे रखा है और तुम्हें ये पता करना है किसी एक पार्टिकल से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी दूर है, तो तुम देखो कि x यानी कि दोनों पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस को यूज करो और एक मास रखो और फिर ये नीचे निकालो, ठीक है। इतनी बात करनी है, इसी को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है, ताकि और क्लियर हो जाए। अब देखो क्या होगा कि मैंने यही सेम कंडीशन है, यही वाली, ठीक है, यही सेम कंडीशन है, बस मैंने अब उठा के ये एक्सेस बनाई थी जो मैंने एक्स और वाई एक्सेस, वो हटा दे रही हूँ, ठीक है। तो तुम्हें जनरली ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, अब तक जो समझाती आ रही थी वो सब क्वेश्चन के फॉर्म में कब मिलेगा, अब तुम्हें चीजें ऐसी मिलेंगी कि दो मासेज हैं m1 m2 और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है x, ठीक है, दो मासेस के बीच की डिस्टेंस दी होगी। अब तुम्हें ये बताना है कि हो सकता है क्वेश्चन तुमसे कह दे कि m1 मास से डिस्टेंस बताओ सेंटर ऑफ मास कितनी दूर है, या फिर हो सकता है तुमसे ये कह दे कि ये बताओ कि m2 मास से सेंटर ऑफ मास कितनी दूर है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं ऐसे केस में, सीधे अब मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ x1। अब ऐसे केस में यहाँ पे क्या है, m2 इज ग्रेटर देन 1 है, मैंने माना है कि m2 वाला मास बड़ा है, ठीक है। तो अगर मैं x1 निकालूंगी तो कैसे निकालूंगी, मैं सिंपल m1 सॉरी m2 x अपॉन m1 प्लस m2, तो यहां पर क्या है x1 यानी कि जो डिस्टेंस है फ्रॉम द मास m1 टू द बिटवीन द मास m1 एंड सेंटर ऑफ मास, और मास हम कौन सा रख रहे हैं यहाँ पे m2 वाला, तो ये ध्यान रखना है, यही चीज इसमें ध्यान रखने वाली है कि इस फॉर्मूले के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर ये जो डिस्टेंस होती है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m1, ठीक है, m1 वाले मास से हम रख रहे होते हैं और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मास m2 रख रहे हैं, ठीक है, और ये क्या है, x डिस्टेंस बिटवीन दैम, ठीक है, दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस। अब बात के, अब ये आया कैसे, बिल्कुल ऐसे ही आया है, तुम अगर यहाँ पे ध्यान दो, xcm क्या था, डिस्टेंस फ्रॉम m1 वाले मास से सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस, और उसके बाद यहाँ पे मास क्या रख रहे हैं m2, मतलब जिससे डिस्टेंस है उसके दूसरे वाला मास रखते हैं, ये ध्यान रखना है। सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस जिस मास से कैलकुलेट कर रहे हो उसके दूसरे वाला मास रखा जाता है फॉर्मूले में, ठीक है। तो फॉर्मूला असल में ध्यान तो फॉर्मूला ही रखना है ना तुम्हें। अब बात करते हैं x2 कैसे निकालेंगे, तो ऑब्वियसली अब m1 रख देंगे और x अपॉन m1 प्लस m2, मतलब नीचे तो टोटल मास ही आना है, ठीक है। तो ये चीज क्या है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम m2, ठीक है, m2 से डिस्टेंस है। तो अब अगर तुम एक चीज देखो कि अगर x1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m2, ठीक है, तुम अगर ध्यान दो x अपॉन m1 प्लस m2, x अपॉन m1 प्लस m2, ये दोनों में सेम है, तो यहां से मुझे ये पता चल रहा है x1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m2, या फिर ये क्या है, x2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1। इससे मुझे एक चीज और क्लू मिल रही है, क्या क्लू मिल रही है, कि डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड वन मास, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन मास एंड सेंटर ऑफ मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। इसका मतलब क्या है, मतलब मैंने मान लिया कि ये वाला मास है, इस मास से जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास तक की, वो डिस्टेंस
किसके प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। इसका मतलब ये है कि यानी कि अगर ये डिस्टेंस x1 ज्यादा है तो ये डिस्टेंस x ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, ये मास छोटा है। अब तुम सीधी बात सिंपल ये समझो कि m1 और m2 दो मासेस हैं, इनमें से जो मास बड़ा होगा सेंटर ऑफ मास उसी की तरफ शिफ्टेड रहेगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास उसी की तरफ शिफ्टेड रहेगा, तो सेंटर ऑफ मास will be shifted towards heavier mass, heavier mass। ठीक है, हेवियर मास की तरफ शिफ्टेड रहेगा। तो वही बात है ना, अभी जैसे मैं ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाया, इसका मतलब क्या, देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, m2 बड़ा है m1 से, तो अगर m2 बड़ा है तो ये m1 और m2 ये रहे। ठीक है, तो m2 और m1 में कौन बड़ा है, m2 बड़ा है, तो m2 बड़ा होगा तो x1 बड़ा होगा, यानी कि m2 बड़ा होगा तो x1 बड़ा होगा, x1 बड़ा होगा तो यानी कि सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ ज्यादा होगा, तो यानी कि हैवियर मास की तरफ शिफ्टेड होगा। एक तो बात ये क्लियर हो गई। अब मैंने ये लिखा है कि डिस्टेंस बिटवीन मास एंड सेंटर ऑफ मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। क्यों, अब मैंने कहा कि ये वाला मास बड़ा है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास जो है वो इसी की तरफ शिफ्टेड रहेगा, इसकी तरफ ज्यादा रहेगा, तो इस वाले मास से डिस्टेंस ज्यादा रहेगी, इस वाले मास से डिस्टेंस ज्यादा रहेगी। इसका मतलब ये डिस्टेंस अगर ज्यादा रहेगी तो ये मास कम है ना, बात तो वही है यार। ठीक है, सिंपल सी इतनी बात है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो हैवियर मास की तरफ शिफ्टेड रहेगा, पहली बात। दूसरी बात ये होगी तो जो मास ज्यादा बाहरी होगा तो उस मास के पास होगा सेंटर ऑफ मास, तो उस मास से अगर सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस देखोगे तो वो कम होगी, मतलब मास ज्यादा होगा अगर, तो उस मास से सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस जो होगी वो कम होगी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा अब, है ना। चलो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा कि टू बॉडीज हैं जिनका मास है 1 kg और एक का मास है 2 kg, वो लोकेटेड हैं, ये देखो कोऑर्डिनेट्स दे दिए मुझे। ठीक है, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब समझ में आ रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा है, तो इसका मतलब ये क्या पूछ रहा है, एक्ससीएम और वाईसीएम बताओ। समझ गए क्या पूछा गया है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछने का मतलब है एक्ससीएम और वाईसीएम बताओ। तो अगर मैं पहले मास की बात करूं m1 जो कि मेरा 1 kg है, और मैं अगर इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो x1 इसका क्या हो गया 1, सही है। ये देखो ये वाला मास जो है 1 kg वाला, इसका x1 कोऑर्डिनेट ये 1, ठीक है, और इसका y1 कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2। ऐसे ही मास m2 जो है जो कि 2 kg है, तो इस पे क्या हो जाएगा, x2 जो इसका हो गया वो है -1 और y2 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब एक्ससीएम निकालते हैं। एक्ससीएम इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। पूरा फॉर्मूला लिख लेना चाहिए, क्योंकि देखो अभी हमारा क्या है, प्रैक्टिस टाइम, और प्रैक्टिस टाइम पर हमें हमेशा सारे फॉर्मूले लिखते हुए चलने चाहिए। तो m1 यानी कि 1, x1 क्या है 1 प्लस m2 क्या है 2, x2 क्या है -1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2। तो ये क्या आ गया मेरा, ये 2 सॉरी 2 नहीं है 1 -2 अपॉन 3 यानी कि माइनस का 1/3। ठीक है, माइनस का 1/3, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा -2 और ये तो 1 है ही, तो माइनस का 1/3। ये चीज मेरी क्या आ गई एक्ससीएम। अब उसके बाद बात करते हैं हम वाईसीएम की। ठीक है, तो वाईसीएम इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। तो YCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 क्या है 1, y1 क्या है 2 प्लस m2 क्या है 2 और y2 क्या है 3 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2 3। इसको लिखेंगे तो ये 2 प्लस 2 3 जो 6 अपॉन 3 यानी कि 8/3। ठीक है, ये आ गया मेरा YCM। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएंगे, -1/3 8/3। सही है, क्लियर है ये क्वेश्चन एकदम। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो पार्टिकल्स हैं जिनका मास, एक का मास है 1 kg एक का मास है 2 kg, लोकेटेड एट x इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये क्या कहाँ हो गया, ओरिजिन पर। ठीक है, और ये एक हो गया x इक्वल्स टू 3 मीटर पर, फाइंड द पोजीशन ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। तो ये वाली जो डिस्टेंस है x इक्वल्स टू 3 मीटर, ये कैसे लेंगे, टेकन एज
टेकन एज डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। कैसे डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, याद करो मैंने वो जो केस बताया था अभी, जैसे यूं करके ये कंडीशन हो गई, फिर उसके बाद हमने एक मास मेरा यहाँ रखा है और एक मास यहाँ रखा है, और ये हो गया m1 मास और ये हो गया m2 मास, और ये चीज तुम्हें क्या दे रखी है, 3 मीटर, और मान लेते हैं कि यहाँ तुम्हारा ये सेंटर ऑफ मास आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछने का मतलब ये है कि जैसे 3 मीटर जो है वो m2 के कोऑर्डिनेट दे दिए, तो ऑब्वियसली तुम्हें ये चीज डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, तभी वो क्या होगा, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसीलिए हम m1 से डिस्टेंस निकालने वाले हैं, m2 से डिस्टेंस नहीं निकालेंगे, क्योंकि m2 इस साइड है, ठीक है। और अगर हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन देते हैं तो ऑब्वियसली हम ओरिजिन से डिस्टेंस शुरू करते हैं ना, तो मुझे ये चीज पता करनी है, ये x, ठीक है। तो ये x के लिए मैं क्या करूंगी, x इक्वल्स टू, मैंने क्या कहा था, ये x जो है वो डिस्टेंस कहां से है, m1 से है, तो मास कौन सा पकड़ना है, m2, m2 वाला मास पकड़ना है, और उन दोनों मासेस के बीच की डिस्टेंस रखनी है और टोटल मास रख देना है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू m2 क्या है 2 kg, x क्या है 3 अपॉन टोटल मास 1 प्लस 2, यानी कि 2 3 जा 6/3, यानी कि 2 मीटर, ठीक है। 2 मीटर इज द डिस्टेंस, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ टू पॉइंट ऑब्जेक्ट है, एक का मास है 1.5 ग्राम और एक का मास है 2.5 ग्राम, 1.5 ग्राम और 2.5 ग्राम के दो मासेस हैं, दोनों 16 सेंटीमीटर दूर रखे हुए हैं, सेंटर ऑफ मास इज एट द डिस्टेंस x फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ऑफ 1.5 ग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो समझ में आ रहा है तुम्हें, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो मासेस हैं, ये एक लाइन है जिस पर दो मासेस लाई करते हैं, मैंने कहा कि एक मास यहाँ है, तो दूर दूर ही बनाते हैं, एक मास ये रहा और एक मास ये रहा, ठीक है। एक ये वाला हो गया 1.5 ग्राम और एक हो गया ये 2.5 ग्राम का, ठीक है, ये इस तरह से बना दिए। अब बोल रहा है कि सेंटर ऑफ मास, देखो मैं थोड़ा सा ये इधर 2.5 वाले की तरफ शिफ्टेड बना रही हूँ, ठीक है, इधर ये देखो, इधर की तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्टेड बना रही हूँ, क्यों बताओ क्यों, क्योंकि भाई 2.5 इज बड़ा देन 1.5, मतलब 2.5 ज्यादा होगा ना, 2.5 ज्यादा है, तो इसका मतलब डेफिनेटली ये डिस्टेंस ज्यादा रहेगी। तो ये वाली डिस्टेंस जो है वो क्वेश्चन में x दे रखी है, और इन दोनों पॉइंट मासेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो मुझे 16 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। तो मुझे x पता करना है, तो x इज इक्वल टू क्या करेंगे, अब मुझे x से जो डिस्टेंस है वो कहां से है, 1.5 ग्राम से, तो मुझे मास कौन सा पकड़ना पड़ेगा, ये वाला, ठीक है। तो 2.5 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, यानी कि 16 सेंटीमीटर है, तो 10 टू द पावर -2 अपॉन टोटल मास, ठीक है। तो 1.5 इंटू 10 टू द पावर -2 प्लस 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2.5 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर -2, और अगर तुम देखोगे तो हम इसमें से नीचे में से 10 टू द पावर -2 कॉमन ले लेंगे, तो मेरे पास आ जाएगा 1.5 प्लस 2.5। मैं एक एक स्टेप करके तुम्हें दिखा देती हूँ ताकि जो बिल्कुल जीरो भी होगा ना, जीरो लेवल पे, वो भी समझ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर ऊपर अभी 2.5 और 16 का मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे से कटने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। 1.5 और 2.5, 5 और 5 10, 4 हो गया, ठीक है, ये हो गया नीचे 4। अब तुम पता क्या कर सकते हो, इस पॉइंट का हटाओ, नीचे 0 ले आओ, क्यों, ऊपर 25 बनाओ, सिंपल 25 बनाओ, क्यों, 4 से सॉरी एक मिनट, नहीं नहीं ऐसे नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसे 4 को यहाँ पे 4 बार इससे काट देते हैं, ठीक है। और नीचे बचा ये हो गया ऊपर 25 इंटू 4 अपॉन 10, ठीक है, और 25 इंटू 4 पता है क्या होता है, 25 इंटू 4 100 होता है, तो 100/10 यानी कि 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर हमारी क्या आ गई डिस्टेंस, x की वैल्यू आ चुकी। तो तुम देख रहे हो कहीं पर भी बहुत ही ज्यादा माथा पच्ची वाले कैलकुलेशन नहीं करने, बस बहुत सस्ता था यार, इस पे क्या ही बोल सकती हूँ। चलो खैर आगे देखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ मासेस, एक मास है 1 kg, एक मास है 2 kg और एक मास है 3 kg। तुम एक चीज नोटिस करते हो, जब भी मैं क्वेश्चन करती हूँ तो ये क्वेश्चन जो है, जो भी कर रही हूँ, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट सी चीजें लग रही हैं उनको अंडरलाइन किया,
और जो डेटा गिवन है उसको बॉक्स में या फिर सर्कल में बंद कर दिया। तो जब भी तुम भी क्वेश्चन किया करो तो इसी तरीके से किया करो, इससे क्या होता है कि वो पार्ट हमें दिखता रहता है। ठीक है, चलो ये अब अगर तुम्हारे पास ऐसी कंडीशन है कि तुम उस पर हाईलाइट नहीं कर सकते, मार्क नहीं कर सकते, तो फिर कॉपी पे लिखते जाया करो। अगर मेरे पास ऐसा हो कि मैं इस पे यहाँ पे नहीं चला सकती, मतलब मैं इस पे लिख नहीं सकती, तो फिर मैं क्या करूंगी कि भाई 3 पार्टिकल्स हैं जिसमें m1 का मास दे रखा है 1 kg, और m2 दे रखा है 2 kg, और m3 दे रखा है 3 kg। ठीक है, ये दे रखा है। उसके बाद r1 वेक्टर, r2 वेक्टर और r3 वेक्टर, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, तो इसके लिए r1 वेक्टर दे रखा है, इसके लिए r2 वेक्टर दे रखा है, और इसके लिए r3 वेक्टर दे रखा है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब क्या लगता है तुम्हें हमें क्या करना चाहिए? तुम्हें पता है यहाँ से हमें क्या मिल रहा है? यहाँ से हमें x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 ये मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर तुम इसका पोजीशन वेक्टर जो मैंने आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस के कैप है, ठीक है, और ये क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, इक्वल्स टू 2 आई कैप माइनस जे कैप। देखो भाई, जिसने वेक्टर नहीं पढ़ा हो ना, तो प्लीज जाके वेक्टर पढ़ लेना, मैंने वेक्टर बहुत अच्छा पढ़ाया है, मतलब मैं ही खुद तारीफ कर रही हूँ, तुम भी खुद तारीफ करोगे जब देख लोगे एक बार। ठीक है, चलो, तो ये कोऑर्डिनेट्स हैं अभी, ये मतलब सॉरी, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर्स हैं जिसमें आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में लिखा है। तो अगर यही मैं इनके कोऑर्डिनेट्स लिखूं, m1 वाले मास के कोऑर्डिनेट लिखूं, m1 वाले मास के कोऑर्डिनेट लिखूं, तो क्या लिख दूंगी 1,4,1। ठीक है, कहां से उठाया, इनका जो आगे का कोफिशिएंट है वो। ठीक है, m2 के कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो क्या मिलेगा मुझे, 1,1,1। ठीक है, m3, ये पता है यही चीजें छोटी छोटी होती हैं जो बच्चों की नहीं क्लियर होती हैं, -2। ठीक है, ये -1 लेंगे, -2 लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए। तो तुम्हें पता हो तो ये चीज क्या है, ये x1 है, ये y1 है, और ये z1 है। ऐसे ही ये x2 है, ये y2 है, और ये z2 है, ये x3 है, ये y3 है, और z3 है। ठीक है, अब तो सब लिख दिया है, आई थिंक अब तो आंसर आ ही जाना चाहिए। तो देखते हैं तुम्हारा आंसर आता है कि नहीं। अब ये तो मैंने सारी बातें लिख दी हैं सिर्फ, अब सॉल्व करते हैं। एक्सीएम निकालना पड़ेगा हमें, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो पहले एक्सीएम वाईसीएम जेडसीएम निकाल देंगे, तो ऐसे ही मुझे कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे क्या, किसके, सेंटर ऑफ मास के, फिर उसके आगे उसके पीछे आई कैप जे कैप के कैप लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो एक्सीएम निकालते पहले, तो m1 x1 प्लस m2 x2, 3 मासेज है तो 3 बार करना पड़ेगा मुझे, x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, तो XCM इक्वल टू क्या होगा, m1 क्या है मेरा 1, x1 देखो जल्दी से बताओ 1, प्लस m2 कितना है बताओ 2, और x2 कितना है 1, प्लस m3 कितना है 3, x3 कितना है 2। ठीक है, टोटल मास 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी कि 6 हो गया टोटल मास। ऊपर देखते हैं 1 प्लस ये 2 प्लस 3, 2 जा कितने होते हैं यार 6, और ये नीचे 6, सही है ना, 3 और 2 5 और 1 6, सही है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देन एक्स सी एम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 और 2 8 प्लस 9 9/6 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब आगे जैसे जरूरत पड़ेगी फ्रैक्शन में लिखना होगा तो 3/2 लिख दूंगी मैं, और अगर मुझे डेसिमल में लिखना होगा तो मैं 1.5। ठीक है, तो ये एक्सीएम निकल आया। देन उसके बाद इसको मैं डब्बे में बंद कर देती हूँ। फिर उसके बाद हम करते हैं वाईसीएम। तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो कि मैं बहुत क्लियर क्लियर कैलकुलेशन कर रही हूँ, तुम्हें भी कैलकुलेशन ऐसी ही करनी, क्लियर एकदम, ऐसा नहीं कि कुछ भी कर दिया जरा सी जगह में लगे पड़े हैं बिल्कुल। अरे भाई कॉपी भरो, है, रफ कॉपीज भरो, कॉपी रजिस्टर्स भरो, लगना चाहिए कि तुम नीट की तैयारी कर रहे हो। न्यूमेरिकल्स अगर कर रहे हो ना तो फिर प्रॉपरली कॉपी बना के किया करो। हर किसी के पास कॉपी होनी चाहिए। मुझे बताना कमेंट्स में कि तुमने न्यूमेरिकल किस पे करते हो, कॉपी पे करते हैं फिर ऐसी बिल्कुल रफ काम। तुम सोचो न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, और भले ही देखो ऐसा नहीं है कि अब थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं न्यूमेरिकल थोड़े कम हो रहे हैं तो फिर अब तो ऐसे ही कर ले, अरे कितने भी कम हो जाए, इतने थोड़ी है कि खत्म ही हो जाएंगे, ऐसे थोड़ा ना होगा कि आना ही बंद हो जाएंगे।
न्यूमेरिकल्स तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। y3, ठीक है, अपॉन टोटल मास लिख दूंगा यहाँ पे, है ना। तो m1 कितना है मेरा 1, y1 कितना है 4, ठीक है, और m2 कितना है 2, y2 कितना है 1, दिख रहा होगा तुम्हें, है ना। मैंने सारा मार्क करके रखा हुआ है, देखो ये सारी यहाँ पे ये सारी डिटेल्स हैं, इन्हीं को मैं इसमें पुट कर रही हूँ बस। और m3 कितना है मेरा 3, और y3 कितना है -1, ठीक है, अपॉन टोटल मास मेरा 6 था, तो एक बार में लिख देते हैं 6। तो YCM इज इक्वल टू ऊपर हो गया 4 + 2 -3 अपॉन 6, चारों 2 6 में से 3 गए, 3 बचे, 3/6, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5। मैं अभी लिख लिया है, देखते हैं लास्ट में कैसी जरूरत पड़ती है। ZCM निकालते हैं। ZCM M1 प्लस, सॉरी, वही M1Z1 प्लस M2Z2 प्लस M3Z3। देखो एक स्टेप में तुम्हारी बार बार बढ़ा रही हूँ फॉर्मूला लिखने का, तो तुम भी फॉर्मूला लिख लो ना। यही टाइम है जब तुम अपना थोड़ा पेन घिसलोगे, है ना, खर्च खर्च हो जाएगा, नया खरीद लेना। M1 क्या है 1 kg था, Z1 कितना है, Z1 1 है, ठीक है, प्लस M2 कितना था 2 kg था, और Z2 कितना है 1 है, प्लस M3 कितना था 3, और Z3 है -2 अपॉन टोटल मास 6। अब ऐसे क्वेश्चंस में ना मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, और मिस्टेक्स से बचने का यही तरीका है कि आप डिटेल खोल खोल के क्वेश्चन करें बिल्कुल अच्छे से। तो ये हो गया -3/6 इक्वल्स टू -1/2, ठीक है। चलो भाई ये हो गया माइनस का 0.5। अब तुम्हें देखो एक्सीएम क्या आया, एक्सीएम आया था 3/2, ठीक है, वाईसीएम क्या आया था 1/2, और ZCM क्या आया है -1/2, ठीक है। तो अब RCM क्या होगा, RCM क्या होगा एक्सीएम आई कैप प्लस YCM जे कैप प्लस ZCM के कैप, ठीक है। तो RCM इज इक्वल्स टू एक्सीएम क्या है 3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप माइनस 1/2 के कैप। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 कॉमन ले लें, 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ आरसीएम, ठीक है। ऐसे करके भी हम निकाल सकते हैं, ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। तो काफी क्रिस्टल क्लियर सा साफ साफ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चंस थोड़े से ज्यादा ही करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन से ही समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं समझ में आने वाला है। 4 पार्टिकल्स हैं, एक का मास है 1 kg, 2 kg, 3 kg और 4 kg, ठीक है। चारों कहाँ रखे हैं ABCD, 4 कॉर्नर्स हैं उस पर रखे हैं स्क्वायर की, जिसकी साइड है 1 मीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो मैं इसका फिगर बना देती हूँ, तो तुम्हें क्या करना है कि इसका आंसर निकालना है। ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर लग रहा है नहीं, रेक्टेंगल लग रहा है। ये एक स्क्वायर है, एक पार्टिकल यहाँ है, ऐसे 4 पार्टिकल्स रखे हुए, ठीक है। ये 4 पार्टिकल्स रखे हुए हैं, और इनका ये 1 सेंटीमीटर की साइड है, सब चारों साइड 1 सेंटीमीटर है। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब ऐसे केस में हम क्या करें, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है। अब ऐसे केस में हम क्या करें कि यहाँ पे तो मुझे कोऑर्डिनेट्स भी नहीं दिए और 1 सेंटीमीटर दे दिया है बस। अब क्या करें, तो ऐसे केस में मुझे अपने आप से इमेजिनरी क्या मानना पड़ेगा, एक्सेस माननी पड़ेगी। तो हम उठाएंगे और यूं करके ऐसे एक्सेस मानेंगे, और ऐसे एक्सेस मानेंगे कि एक पार्टिकल को तो एटलीस्ट हम ओरिजिन पे रख लें। तो ये मैंने रख लिया एक को ओरिजिन पे, ठीक है। तो पहले नाम नहीं दिए थे मैंने, है ना। ये M1 हो गया, ये M1 मास है, ये M2 है, ये M3 है, और ये M4 है। तो इस तरह से हमने एक्सिस ड्रॉ की कि एक मास ओरिजिन पे आ जाए, एक मास तो एटलीस्ट ओरिजिन पे आ जाए, ठीक है। ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया। अब ये जब सभी के सभी 1 सेंटीमीटर दूर हैं, तो देखो ये चीज 1 सेंटीमीटर है,
ये चीज 1 सेंटीमीटर है ना। तो चलो कोऑर्डिनेट लिख के बताओ कि क्या होने चाहिए। m1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0 ओरिजिन पे है, कोऑर्डिनेट्स की तो जरूरत पड़ेगी। m2 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x एक्सिस पे 1 है, y एक्सिस पे 0। m3 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x एक्सिस पे भी 1 है, y एक्सिस पे भी 1 है, तो यानी कि 1,1। और इसके क्या होंगे, 0,1, मतलब x एक्सिस के हिसाब से तो ये उस पे है ओरिजिन पे, और y एक्सिस के लिए ये 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमने कोऑर्डिनेट्स बना लिए। अब हमें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बतानी है, तो हम क्या कर लेंगे, हम वही एक्सीएम करेंगे पहले तो। m1 यानी कि m1, देखो अब m1 रखने का तो कोई मतलब नहीं है, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3। अब ये फॉर्मूला में ना लिखूं, एक बार में तुम समझ जाओगे, है ना, बार बार ना लिखूं। तो एक्सीएम निकालती हूँ मैं। m1 m1 है तो सही 1 kg पर 0 उसका मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर m2 x2, तो m2 क्या है 2 और x2 क्या है 1। ठीक है, दिख रहा होगा तुम्हें, ये है x2, ये है x3, ये है x4। ठीक है, और फिर m3 क्या है 3 और x3 क्या है 1, प्लस m4 क्या है 4 और x4 क्या है 0। टोटल मास 1 और 2, 1 और 2 क्या हो गया, 3 और 3 6 और 4 10। ठीक है, ये 10 हो जाएगा। एक्सीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 2 प्लस 3/10 यानी कि 5/10 यानी कि 1/2। ठीक है, अब वाईसीएम देखू मैं, वाईसीएम कहाँ सॉल्व करूं, यहाँ पे वाईसीएम देखते हैं। तो वाईसीएम क्या हो जाएगा मेरा, m1, फिर से m1 और 0 हो गया, प्लस m2 क्या है 2 kg, और y इसका 0 है, देखो ये y इसका 0 है। ठीक है, प्लस m3 क्या है 3 kg और y इसका 1 है, और ये है 4 × y इसका 1 है। ठीक है, ये वाला 1। ठीक, अपॉन टोटल मास 10, तो YCM इज इक्वल टू सिर्फ देखो तुम सब, ये भी 0 में चला गया, ये भी 0 में चला गया, बस ये दोनों बच रहे हैं, 3 और ये 4, मतलब 3 + 4/10 यानी कि 7/10। ठीक है, सही किया है। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे, ये इसको मैं लिख दूंगी 0.7। ठीक है, ऊपर ये हो गया था 0.5। ठीक, तो अब मैं कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकती हूँ अपने, इसको उठा के मैं इधर ही साइड शिफ्ट कर देती हूँ, अभी दिखेगा नहीं तुम्हें मेरे पीछे, है ना। तो आरसीएम के पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0.5, 0.7। ठीक है, तो मैटर करता है कि हमने ओरिजिन पे कौन से वाले मासेस माने हैं और किस तरह से। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई क्लियर है, इतनी बात तो मैं मेरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन करते हैं। थ्री पॉइंट मासेस हैं, m1 2 kg है, m1 2 kg, m2 4 kg और m3 6 kg are kept at the three corners of equilateral triangle of side 1 meter. Find the location of their center of mass. अब कैसे करेंगे इसे, मान लो कि एक ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, लग भी नहीं रहा है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे मास रखा है, एक मास यहाँ रखा है और एक मास यहाँ रखा है, इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड भी 1 मीटर दे रखी है। तो ऐसे केस में फिर से हम क्या करेंगे कि हमें एक्सेस ड्रॉ करनी पड़ती है। हमारा टारगेट ये रहता है कि हम एक्सेस ड्रॉ करें, और एक्सेस ऐसे ड्रॉ करें कि एक पार्टिकल तो एटलीस्ट ओरिजिन पे आ जाए। ठीक है, एक पार्टिकल एटलीस्ट ओरिजिन पे आ जाए। तो मैंने मान लिया कि ये वाला मास m1 है, ये वाला मास m2 है और ये वाला मास m3 है। ठीक है, तो ये वाली चीज 1 मीटर है ना। अब हमें फिर से कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,0,
इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 1,0। इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस यहां तक का मैटर देखना है इसका, और यहां तक का वाई तो इसका 1 होगा ही, ठीक है, सॉरी नॉट नॉट द 1। इसके कोऑर्डिनेट्स बदलेंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स के लिए हमें थोड़ा सा ट्राइंगल के बारे में बेसिक बातें पता होनी चाहिए। तो इस साइड को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो, तो अब तुम एक बात समझो कि ये वाला जो पार्ट है इतना, ये क्या है, हाफ है ऑब्वियसली, इस ये इतनी डिस्टेंस क्या है, हाफ। तो और मुझे चाहिए ये वाली वर्टिकल वाली, ये वाली डिस्टेंस। तो ऐसा करते हैं कि हम इसको देखो, अगर तुम ध्यान से, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, उसमें क्या होता है, ये साइड में जो कॉर्नर में ट्राइंगल्स होते हैं, ये वाले ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री के ही होते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल में। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं, ठीक है, ये मैंने बना लिया, ठीक है, इस तरह से इतना पार्ट, आधा आधा पार्ट ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो ये वाली चीज नीचे बेस कितना है a/2, ये क्या है a, है ना, ये ए मैंने मान लिया कि ए, ये वाली डिस्टेंस ये 1 मीटर है ना, मैंने कहा ए, तो और ये 60 डिग्री है, तो फिर ये वाली मान लो कि ये पी है, तो पी कितना होगा, तो तुम क्या लगाओगे साइन 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि ए। तो पी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1 इंटू √3/2। साइड मुझे इक्विलेटरल ट्राइंगल की 1 मीटर दे रखी है, 4 दे रखी होती तो 4 इंटू √3/2 ऐसे कर देते। तो m3 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x एक्सिस पे तो 1/2 और y एक्सिस पे √3/2, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इनके कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। अब कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए हैं, तो फिर अब तो बस सिंपल वही काम करना है जो ऊपर किया था, यहाँ पे जो किया था वही काम तुम्हें इन वाले मासेस के लिए करना है। तो मैं इनका आंसर्स लिख देती हूँ, इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन लिख देती हूँ, तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है, और मुझे बताना कि तुम्हारा आंसर सही आया या नहीं आया, ठीक है। क्या है 7/12, 7/12 कॉमा √3/4, ये तुम्हारे आंसर्स आने चाहिए। तो इसमें मेन क्लू बस ये था कि ये वाली साइड निकालना, बाकी का तो वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था, ठीक है। तो हमने ये अपना बेसिक बेसिक इतना पार्ट कवर कर लिया सेंटर ऑफ मास का। मैं सोच रही थी वैसे एक लेक्चर में कवर कर दूंगी, पर एक लेक्चर में पूरे सेंटर ऑफ मास को कवर करना मुश्किल लग रहा है मुझे, इसीलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे का पार्ट कवर करेंगे। तब तक के लिए तुम इतने पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस मिले उतने अच्छे से ट्राई कर लेना, क्योंकि इस पे बेस्ड काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना, काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। बाकी का नेक्स्ट पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना और खुश रहना, है ना, और मस्त आराम से खुश रहो, मस्त रहो यार, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है, चलो ओके बाय बाय।